बात अब एक और बड़ी खबर की करते हैं और मुल्क के सुप्रीम कोर्ट पर भी आज सबकी नजर थी। और सुप्रीम कोर्ट पर इसलिए सबकी नजर थी क्योंकि मामला गद्दारी का था, सेडिशन का था और उस पर पिछले कई हफ्तों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम सुनवाई चल रही थी, जिसको लेकर आज बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात सामने रख दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ को फिलहाल इल्तिवा में रख दिया है, अभियंस कर दिया है और सेक्शन 124A आईपीसी का कानून जो है उसके तहत जो गिरफ्तारियां हो रही थी, दीगर काम हो रहे थे, उस पर भी फिलहाल पाबंदी लगा दी है। कोई नया एफआईआर दर्ज ना हो, यह भी आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने बात रखी गई है। न सिर्फ इतना कि एफआईआर दर्ज ना हो, बल्कि इस एफआईआर के तहत जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनकी रिहाई के हवाले से भी आज सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर दरवाजा खोल दिया है और कहा कि कानून के सामने वो अपने केसेस को रखें ताकि यह मामला आगे बढ़ाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब आज ऑर्डर कहा तो उन्होंने अपने ऑर्डर में जहां मरकज से इस बात के लिए वजाहत की कि आप आगे क्या करेंगे, वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी यह साफ कर दिया कि मजीद कोई एफआईआर, मजीद कोई इन्वेस्टिगेशन, मजीद कोई गिरफ्तारी दफा 126A के हवाले से नहीं होनी चाहिए और जितने भी पेंडिंग प्रोसीजर्स हैं सेडिशन केस के, उनको दोबारा से कानून के सामने रखा जाए, उन्हें अदालतों के सामने रखा जाए ताकि उनमें उन्हें कहीं राहत मिल सके। जरा इसको और डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला लिया है और जो सरकार लगातार अपना बयान और एफिडेविट देती रही है उसमें क्या फर्क था। इक्रांत शर्मा जी हमारे साथ मारूफ वकील हैं जी, सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। काफी दिनों से सर सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर थी और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई सुन रहा था, वकील अपनी डिटेल्स दे रहे थे, सरकारी सॉलिसिटर जनरल अपनी बात रख रहे थे, लेकिन आज इसलिए बड़ा यू टर्न था और टर्निंग पॉइंट था क्योंकि सबकी नजर थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब क्या करेंगे। जो डिसीजन आया है कैसे आप इसको डिकोड कर पाएंगे और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कितनी बड़े चैलेंज सामने है। देखिए, जो आज जजमेंट आया, जो ऑर्डर हुआ, वो आज का नहीं, बेसिकली वो पुरानी अगर बातों को देखा जाए, कंटिन्यूएशन में देखा जाए तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये ऑर्डर किया गया। क्योंकि अगर आप पिछला पास देखेंगे 6 महीने से साल भर से, वो ये होता था कि सेडिशन के जो चार्जेस लग के और एफआईआर हो जा रही थी और जो है अरेस्ट हो जाते थे, इंसान आदमी अरेस्ट हो जाते थे। अब जो बेसिकली जो इसका जो 124A का जो कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस कंटेंट्स के बेसिस पे एफआईआर लगातार हो रही थी और एफआईआर के बेसिस पे अरेस्ट भी हो रही थी। तो बेसिकली ये एक तरह से मजाक बना दिया गया था 124A का। और जो बेसिक जो होना चाहिए था, ये सेक्शन जब इंसर्ट हुआ वो ये हुआ था कि जहां पे जेन्युइननेस है, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट देता, कुछ भी दे रहा है तो वो सीधा देशद्रोह की परिभाषा में उस पे एफआईआर हो जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे संज्ञान लेने के बाद उन्होंने ये तय किया कि ऐसे मसले यहाँ जब तक की क्लैरिटी ना हो, और जब तक क्लैरिटी ना हो 124A पे अभी फिलहाल रोक लगाई। इसलिए रोक लगाई कि ताकि एफआईआर ना हो। अब जैसे मुंबई में कांड हुआ, मुंबई में जो केस हुआ, बेसिकली मैं किसी धर्म या किसी जाति पे नहीं जा रहा, मैं लीगल टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे बता रहा हूँ कि आप किसी को भी देखें, एक कुछ भी स्टेटमेंट दे रहा है, कोई दे रहा है, वो किस आधार पे दे रहा है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है, वो किन बातों पे टिप्पणी दे रहा है। लेकिन जिसको जो एक एग्रेसिव पार्टी है, जिसके हाथ में लॉ है, जिसके हाथ में कानून है, वो अपने आप माइंड मेकअप करके 124A लगा जाती है और एफआईआर हो जाती है और उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। तो इसको रोक लगाने के लिए और जो कर रहे थे उसमें सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद देना कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया इस मामले में और क्लैरिटी करने के लिए ये सारा का सारा आज जो भी हुआ वो सारा क्लैरिटी के लिए हुआ। ठीक है जी, अब जरा मैं थोड़ा सा और इसको डिकोड करना चाहूंगा ताकि हमारे जो व्यूअर्स अक्रॉस द स्टेट है वो इसको समझ पाए। 124A आईपीसी का जो सेक्शन है, क्या ये जिस तरीके मैं इसको समझ पाऊँ आप इसको ज़्यादा डिकोड कर सकते हैं। क्या ये आज डायरेक्शन गई है कि सभी एक्यूज्ड पर्सन जो है जिनका पेंडिंग ट्रायल अंडर सेक्शन 124 है उनके रिलीज के ऑर्डर्स हैं या उन्हें सब्जेक्ट टू कोर्ट जाना होगा, वहां से उनकी रिलीज होगी, क्या कुछ है सर इसमें? नहीं, अभी जो हालात जो टर्म्स है, हालांकि मैंने पूरा ऑर्डर नहीं देखा, लेकिन हाँ मुझे जो लगता है वो यही ऑर्डर जितने भी हैं उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा
में एडमिशन देनी पड़ेगी और उसी बेसिस पे जो, क्योंकि ये अब एक लॉ बन चुका है, तो उसके बेसिस पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जो जहाँ पे कंसर्न कोर्ट्स हैं, वो उसके बेसिस पे संज्ञान लेंगी। अच्छा, पुलिस और प्रोसिक्यूशन का क्या रहेगा? जो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, क्या वो रुक जाएंगे? नहीं, पुलिस और प्रोसिक्यूशन का जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, देखिए पुलिस और इन्वेस्टिगेशन का जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है वो उस लेवल पे नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट जो एफआईआर कर दी थी विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट। देखिए जो 124A के जो कंटेंट्स है, उसको कंटेंट्स को ना लेके सीधा एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती थी और एफआईआर रजिस्टर के बाद ही सारा का सारा मामला बढ़ जाता था। तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को जो है ये एक पैरामीटर बनाना पड़ेगा कि क्या 124A के जो एम्बिट्स हैं, जो उसके जो उसके कंटेंट्स है, क्या वो कंप्लीट होते नहीं होते। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद इनमें भी एक रोक लगेगी और आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल नई एफआईआर तो होनी नहीं है, लेकिन आज जो पुरानी एफआईआर हैं उनमें इनको अपना स्टेटस रिपोर्ट देनी पड़ेगी कोर्ट में। अच्छा, ये तो हो गया जहां पर स्टेटस रिपोर्ट देना। अब जो अदालतों के सामने केस है, सेशन कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के अंदर, उनके लिए क्या कोई क्लियर डायरेक्शन है? क्योंकि मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि डायरेक्ट किया गया है कि सभी जजमेंट्स को फिलहाल इन एम्बेंस रखा जाए जी, सेक्शन 144 के प्रोनाउंस ही ना किया जाए। तो स्टैंड स्टिल पर है या कैंसिल? ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला मैटर है। तो क्लैरिटी उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कोर्ट के जो मेरी अपनी जो ओपिनियन है उसके बेसिस पे, कि अभी फिलहाल जितने भी जजमेंट्स हैं, जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, वो अभी फिलहाल स्टेल हो जाएंगी, एक तरह से अभी रुक जाएंगी और स्टेटस को मेंटेन होगा। रीजन भी क्या है कि जब तक एक पैरामीटर और क्लैरिटी नहीं आ पाती है, जब तक वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स को आगे प्रोसीड ना किया जाए। हाँ, और जो इस प्रोसीडिंग्स के बेसिस पे सवाल कर रहे हैं, नई एफआईआर ना हो, देखिए जो हो चुका उनके लिए क्लैरिटी आएगी और जो आगे ना हो सके, ऐसी चीजों को डिस्क्रिपेंसीज ना हो सके, उसके लिए ऑनरेबल कोर्ट ने सीधा कह दिया, एक पैरामीटर दे दिया कि अभी आप इसको कंटिन्यू ना करें, इसको कंसिडर ना करें। अच्छा जी, इकराम जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब हम पुलिस को देखते हैं तो ये स्टेट सब्जेक्ट मैटर है, लिस्ट 2 के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज तरीके से डायरेक्ट करवा सकती है ये सारी चीजें जो आज कोर्ट के सामने कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पक्ष जरूर रखेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या लॉ एंड ऑर्डर की जो मेन जो आगे जिम्मेवारी है, एंटाइटलमेंट है, वो देश राष्ट्र हित के लिए है। और राष्ट्र द्रोह की बात करते हैं तो राष्ट्र हित के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, उनका एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी है, ताकि ये जो चीजें हैं, ऐसी चीजें वापस में संज्ञान ना हो सके। क्योंकि अभी जो हालात चल रहे थे, जो पीछे लगातार देख रहे हैं कि कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, उसके ऊपर देशद्रोह का एलिगेशन लगा के, चार्जेस लगा के एफआईआर हो जाती थी, ताकि वो हैरास हो सके, वो परेशान हो सके और कानून के चक्कर में वो फंसा रहे। और इन्वेस्टिगेशन और उसी दिशा में, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिगेशन की बात करें, प्रोसिक्यूशन की बात करें, तो उनको ये देखना चाहिए था कि 124A बनता है नहीं बनता। उन्होंने अपना जो है लैटिस किया, क्योंकि उनको जो डायरेक्शंस दी गई उनको कि हाँ ठीक है, इस आदमी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, तो उन्होंने उसी बेसिस पे विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन या विदाउट द कंटेंट्स, कि वो कंटेंट्स वाकई में 124A के अंडर में एम्बिट में आते नहीं आते, उसको कंसीडर ना करके उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कर दी। विक्रांत जी, क्या मैं ये समझूं कि जिस तरीके से आज कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है, पहला जजमेंट दिया है, इस पर वो ये साफ बता रहा है कि कानून के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से इस पर डिबेट चल रहा था और सरकार के एफिडेविट पर भी ज्यादा कोई बात आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी और उन्होंने अपना वर्डिक्ट बताते हुए कहा कि आगे क्या करना है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल ठीक बात, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और ऑनरेबल कोर्ट का भी ये मानना है कि कानून में बहुत सारे लैचेज हैं। क्योंकि देखिए, जब ये कानून बना था तो उस समय के हालात अलग थे और कानून में साफ लिखा कि लॉ इज बेस्ड ऑन द कस्टम एंड यूसेजेस प्रिवेलिंग अपॉन दैट टाइम व्हेन दिस कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन दिस लॉ वाज बीन एनेक्टेड। उस समय कस्टम्स और यूसेजेस अलग चल रहे थे, आज हालात डिफरेंट है और सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। तो हालात और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे जो है सिचुएशंस के हिसाब से लॉ में अमेंडमेंट होना जरूरी है। और अभी अगर आप देखें तो अभी जैसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक बैठक की थी, चीफ जस्टिस साहब भी बैठे थे, उसमें रमन्ना जी भी बैठे थे, उन्होंने भी उस डिबेट पे उस कॉन्फ्रेंस में माना था कि लॉ में अमेंडमेंट्स होने चाहिए। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसी दिशा में चल रहे हैं कि जो जजेस हैं उनका भी व्यू यही है कि इसमें जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे हम लाएंगे। जैसे 124A लाए, ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा डिसीजन है और मैं तहे दिल से, क्योंकि लीगल साइड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो लीगल साइड के हिसाब से हम मानते हैं कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और एक पैरामीटर, एक लकीर चीज दी है कि इन्वेस्टिगेशन विदाउट इन्वेस्टिगेशन जो है
ये कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन को भी एक झटका है, क्योंकि जो एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन और जो उनका एक दायित्व बनता है बिना उसको निभाए वो एफआईआर रजिस्टर कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और डिटेल्स और डिकोड करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला लिया है वो 124A IPC क्या कहता है और किस तरीके से इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। बढ़ते